नमस्कार आप सभी का। और आज हमारे साथ हैं सौरभ कुमार जी, हज़ारीबाग के रहने वाले हैं। ये भी महिला महाविद्यालय हज़ारीबाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवा दे रहे हैं और जो प्रबंधन का जो विषय है उसमें गहरी दिलचस्पी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में इन्होंने एक स्ट्रेटजी प्रकाशित कराया है रेड ओशन के नाम से, जो अमेज़ॉन में उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप उसे मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने व्यापार व्यवसाय में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ओशन स्ट्रेटजी है क्या, और रेड ओशन स्ट्रेटजी खास करके जिन पर इन्होंने काम किया है वो क्या चीज़ है। तो सौरभ जी, आज के इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये ओशन स्ट्रेटजी है क्या। पहली बात तो धन्यवाद सूरज जी। हाँ, देखिए, ओशन स्ट्रैटेजी जो है वो पुरानी मान्यताओं पर व्यापार करने का जो तरीका हुआ करता था हमारा, उससे हटकर जब हम कोई नई चीज़ को नए तरीके से व्यापार करने का एक जो स्ट्रैटेजी है, उसको हम ओशन स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। एक नया तरह का उसमें प्लानिंग है, नया तरह का मैनेजमेंट है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से अपने व्यापार में जो है वो यूज़ करते हैं, उसका एक पूरा ही न्यू तरीका जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम ओशन स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, जैसे जो पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं और आज की जो नई ज़रूरतें हैं, ये दोनों का तालमेल है इसमें। जी बिल्कुल। अ, तो ओशन स्ट्रेटजी के बारे में और कुछ बताइए। ओशन स्ट्रैटेजी की तकनीक जो है वो 2002 में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी नाम की एक पुस्तक के साथ आई थी। उसके बाद धीरे धीरे उस पर शोध होता गया। पर्पल ओशन स्ट्रैटेजी बनी, ग्रीन ओशन स्ट्रैटेजी बनी, ऑरेंज ओशन स्ट्रैटेजी बनी। ऐसे कर इसी क्रम में 8 ओशन स्ट्रैटेजीज बनी, और जो अभी सबसे नवीनतम है जिसका आपने भी जिक्र किया, रेड ओशन स्ट्रैटेजी, वो 9th ओशन स्ट्रैटेजी है। तो जो रेड ओशन स्ट्रेटजी है ये, तो इससे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था। नहीं, ये क्रम में विश्व में 9वीं ओशन स्ट्रैटेजी है। और इससे पहले किसी ने इसको प्रकाशित नहीं किया है, भारत में खास तौर पे। मतलब एक तरह से कहें तो आप पहले भारतीय हैं जिन्होंने रेड ओशन स्ट्रेटजी प्रकाशित किया जी, है। मैं पहला भारतीय हूँ जिन्होंने ओशन स्ट्रैटेजी प्रकाशित की, अच्छा, ओशन जिसमें स्ट्रेटजी जी, आपने। जिसमें कलर जो है वो मेरा रेड कलर है। अब इसको थोड़ा अगर तरीके से अगर हम समझ सकें कॉमन आदमी की तरह, तो जैसे जब शार्क मछली जो है वो अगर एक पानी में है जहाँ कोई और शार्क मछली नहीं है, तो उस पानी का कलर जो है वो ब्लू। अच्छा। ठीक है। फिर थोड़ी और मछलियाँ आ जाएं तो उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल। पर्पल मतलब थोड़ा लाल और थोड़ा ब्लू। और जब बहुत सारी मछलियाँ हो जाएंगी तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो वही, जैसे आपके पास कोई कंपटीटर नहीं है तो आपका ब्लू है, आपके पास थोड़े कंपटीटर हैं तो पर्पल है, चाहे आपके पास बहुत सारे कंपटीटर्स हैं तो आपका जो पानी का कलर जो है वो अल्टीमेटली ब्लू है, सॉरी रेड। तो वही रेड ओशन स्ट्रेटजी यही चीज़ है। तो जी, आप चूँकि आप इसमें लंबा समय भी लगाए हैं, तो रेड ओशन स्ट्रेटजी आखिर है क्या, मतलब उसमें उसकी कहें कि उसमें खास क्या है। देखिए, ओशन स्ट्रैटेजी जैसा मैंने अभी बताया कि आपको पानी के कलर से डिसाइड होता है। ठीक है। तो अलग अलग विषयों पर जो है वो ओशन स्ट्रैटेजी लिखा गया है, बट ओशन स्ट्रैटेजी में सबसे जो मुख्य रूप से जो डिफरेंस है वो ये है कि उसको एक आम आदमी, जो लघु उद्योग व्यापारी है, जो मध्यम व्यापारी है, या जो स्वरोजगार कर रहा है, उसके लिए किसी बिग डाटा एनालिसिस को करना, स्ट्रैटेजी कैनवास बनाना, ये सब बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास वो ऐसी कोई तकनीकी जानकारी नहीं। और शायद ठीक है। समय भी उनके पास हाँ, उपलब्ध ना समय हो। भी नहीं है उनका। बेसिकली वो जो काम कर रहे हैं वो अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, और जो आय उत्पन्न हो रही है वो परिवार के देखरेख में जाती है। तो ना तो उनके पास उतना समय है और ना ही उस तरह की कोई तकनीक है जिससे वो कर सकते हैं। तो अब ये है कि जैसे बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली के लिए हमेशा एक तरह से कहिएगा तो एक तरह का थ्रेट है। तो उसी तरह से व्यापार में भी है कि अगर बड़ी कोई कंपनी आ गई तो छोटी कंपनियों का जो है वो अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो उन छोटी कंपनियों को बचने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दी जाए जिसमें वो अपना जो व्यापार का जो वर्तमान तरीका है उसको ही और ज़्यादा मजबूत कर सके। तो इसको आप एक तरह से कह सकते हैं, ये हमारी आपकी एक कॉमन मैन स्ट्रैटेजी, इसको मैं कहना चाहूँगा, एक आम आदमी की स्ट्रैटेजी। जब वो बिज़नेस करता है तो वो कैसे करता है, जब हमारे पास का जो दुकान वाला है, जो थोक विक्रेता है हमारे समाज में, वो कैसे बिज़नेस कर सकता है। मतलब हमारे आसपास जो व्यवसाय हो रहे हैं हाँ, उनको और मजबूत बनाया उनको जा और सके। मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि अब ये दौर है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ नौकरियों से बाहर निकलकर अब कुछ व्यवसाय की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। तो आज के तारीख में कोई युवा अगर अपना कुछ बेहतर करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है, तो उसको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जी, जैसा मैंने अभी आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर में बताया कि ओशन स्ट्रैटेजी जो मैंने लिखी है उसमें 10 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनको वो आसानी से उपयोग कर सकता है अपने व्यापार में, और उससे उसका जो व्यापार है उसको मजबूती मिलेगी। जैसा आप बोल रहे थे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम स्टार्टअप इंडिया के नाम से भी अभी जानते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया में हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो अगर हम शुरुआत से ही एक मजबूत स्थिति को लेकर के चलते हैं तो आगे जा कर के भी हमारा जो है वो एक मजबूत स्थिति में हम रहेंगे। जब हमारे आसपास जो है और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तभी हम एक मजबूत स्थिति में रहेंगे कि हम अपना बिजनेस खुद से कर सकें। अच्छा, जैसे 10 सूत्र की बात आप कर रहे हैं, जी तो उसमें कुछ ऐसे सूत्र भी होंगे जो महत्वपूर्ण माने जाते होंगे, या सारे सूत्र उसमें महत्वपूर्ण हैं? इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। जी, इसमें जो मैंने जो शोध किया है वो ये देख करके किया है कि जो हमारी भारतीय पारंपरिक व्यापार संगति है, जिसको हम मारवाड़ी, पारसी, इन नामों से जानते हैं, तो उनके अपने एक सफल जो सीक्रेट्स जिनको हम बोलते हैं वो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इस पुस्तक में भी जिक्र किया है कि एक हार्वर्ड के हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम जगन सेठ टू बिरला के नाम से जानते हैं, मारवाड़ीज जगन सेठ टू बिरला के नाम से। उसमें ये मुख्य बातें दी गई हैं कि किस तरह से एक जो हमारा जगन सेठ जो है वो उस ज़माने में बिजनेस करते थे, अब इस ज़माने में जो बिरला बिजनेस करते फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो उन्होंने व्यापार छोड़ा नहीं, व्यापार वहीं रहा, उन्होंने व्यापार का तरीका अलग कर दिया। तो अच्छा, व्यापार का तरीका उन्होंने अलग किया या फिर समय की मांग थी? ये समय की मांग तो ऑफ कोर्स रहती ही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक आबादी है। जैसे भारत की आबादी आज से 25 या 50 साल पहले बहुत कम रही होगी, आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें जो व्यापार का तरीका है वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, आबादी जो है उस पर जो है वो अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि एक पारसियों की बात करें या मारवाड़ियों की बात हम लोग करते हैं, तो पारंपरिक रूप से ये व्यवसाय शुरू से कर रहे हैं और जी सफल भी हैं। जी। तो दूसरे कम्युनिटी जो हमारे यहाँ के हैं, वो उनसे क्या सीख सकते हैं और जो उनके व्यवसाय में फ़ायदा हो, और आपके अध्ययन में वो कौन सी बातें उभर कर सामने आई है, इस पर भी ज़रूर चर्चा करें। जी, जैसे पहली चीज़ जो हम उनके उसमें सीखते हैं वो है कि किसी एक एरिया में आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जैसा कि इस पुस्तक मैंने एक बिरला बायोग्राफी की भी चर्चा की है। बिरला बायोग्राफी में बिरला जी का ये कहना था कि मेरा जो बही खाता है वो बहुत अच्छा है, या जिसको हम हिसाब किताब करते हैं बहुत अच्छा है। उसी चीज़ को अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट में कहें तो अकाउंटिंग, ठीक है। तो उनका एक पार्ट था जो एक पूरा बिजनेस नहीं, क्योंकि पूरा बिजनेस देखिए बहुत चीज़ों से बनता है, तो उसमें से कोई एक पार्ट में आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि वो जो है उनके पास एक सेल्फ मैनेजमेंट, एक सेल्फ रूटीन होता है कि मेरे को इस समय ये काम करना है। तो वो एज अ जो ओनर है वो काम नहीं करते, एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं
तो हमें भी अपने बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक चीज़ और है, वो हमेशा अपना धन जो है उसको देखते रहते हैं, मतलब कि वो घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो मुख्य रूप से धन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस का या व्यापार का, हम कह सकते हैं, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना मतलब वो मतलब पारंपरिक रूप से इन चीज़ों में वो सिद्धहस्त हैं, कह है। जी सकते हैं ऐसा जी जी कि निवेश किस तरह से आ रहा है उस पर वो पूरी तरह से जी निगाह रखते हैं जी वहाँ पे। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं सौरभ जी जो आज जो नए व्यवसायी हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और कहें कि गैर मारवाड़ी हैं और गैर पारसी हैं, तो उनको क्या देखिए सलाह देना चाहेंगे? गैर मारवाड़ी या मतलब जो हमारा व्यापार जिसको इवन मैंने जो है उस पर भी अध्ययन किया है, जिसको हम चाइनीज़ में गोंगजी बोलते हैं। गोंगजी भी एक तरह के व्यापारी संगठन ही है जो चाइना में है, ठीक है। तो आ, इसमें यही है कि वो अपने अनुभवों से सीखते हुए आए और उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास ऑन किया, ठीक है। जो हमारे नए व्यापारी जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनका तरीका क्या है। हम जनरली क्या करते हैं कि हम किसी मैनेजमेंट गुरु की बातों को सुनते हैं, या जो बाहर विदेश में जो लोग जिस तरह की स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। तो हम कभी ये नहीं जान पाते कि हमारे आसपास जो बिजनेस हो रहा है, जो बिल्कुल व्यापार सही हो बोल रहा रहे है, हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो भी सक्सेसफुल है। जब हार्वर्ड जैसे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर आकर के यहाँ स्टडी करता है और देखता है कि हाँ, ये जो जगत सेठ से बिरला तक ये लोग अभी तक सफल हैं, तो ये तो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, जैसा उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया था कि एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी जो आई और धीरे धीरे बिजनेस करते हुए आज की डेट में आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं ये इनके पास हैं। तो ये हमको देखना, हमारे सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरीज जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि बाहर वाले हमारे मार्केट को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरीके से हम जानते हैं। और अ, इसलिए हमको उनसे सीखना चाहिए, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि रियल बिजनेस क्या है। और रेड ओशन स्ट्रेटजी जो आपने प्रकाशित कराया है उसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ उपलब्ध है और कैसे जो हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि वो पढ़े, उससे कुछ बेहतर सीख पाए, तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? जी, रेड ओशन स्ट्रैटेजी पर मैंने शोध किया। उसके बाद फिर मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की जो आप अमेजन से प्राप्त कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल जी जाएंगी। जी और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस विषय जी पर चर्चा करते हैं जी सौरभ जी। तो जैसे कि कहें कि जो नई पीढ़ी है, अब कहें जी कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हम लोगों की होती जा रही है, जी तो व्यवसाय बाजार का स्कोप ज़्यादा बढ़ा है, तो नौकरियों की तुलना में लोग व्यापार की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, सोच लोगों की बदल रही है। तो यहाँ से हमें किस दिशा में आगे बढ़ना होगा और किस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े कि कुछ बेहतर कर पाएँ? जैसे थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि चीन के बारे में चर्चा है, ये चीन की बात करें, जापान की बात करें, या यूरोप के कई देशों की बात करें, अमेरिका की चर्चा कर लें, तो वहाँ व्यापार और व्यवसाय बहुत उन्नत दशा में है। तो एक आम शहरी के नाते, एक आम नागरिक के नाते हम अपनी सोच क्या बदले कि हम उसी दिशा में और उसी रूप में कहें कि आर्थिक रूप से हम भी संपन्न हो पाएँ। देखिए, मुख्यतः जो हमने अभी तक देखा है कि हमारा जो ट्रेडिशन है काम करने का, वो क्या था कि बिजनेस जो हम देखते थे वो बहुत ही कठिन माना जाता था, ठीक है, जिसको हम ईज टू बिजनेस आजकल बोलते हैं। थैंक्स टू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी चीज़ों बहुत को अच्छी इंट्रोड्यूस शुरुआत की, किया, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो उससे पहले क्या था, ईज ऑफ बिजनेस नहीं था। ईज ऑफ बिजनेस नहीं था तो लोग नौकरियों की ओर मुड़ जाते थे, ठीक है। नौकरियों की ओर मुड़ना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अगर हम व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक रोजगार की संभावनाएं जो वो सीमित हो जाएंगी। 5 कंपनियां हैं तो 5 ही कंपनियां हैं, 50 लोग हैं तो 50 ही लोग काम कर सकते हैं। अगर हम व्यापार बढ़ाते हैं तो व्यापार में जो व्यापारी है उसके साथ साथ उसके जो बाकी के लोग हैं जिनको हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ती है।
तो चाइना हो गया, मान लेते हैं चाइना में एक आपने वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी यूज़ करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा। ठीक है। SEZ जिसको हाँ, कहते हैं। ये चाइना का कॉन्सेप्ट, चाइनीज गवर्नमेंट ने पहली बार इस चीज़ को उपयोग में लाया था, फिर हम इसको ले गए। इसको लेकर आए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर से देख करके अपने पास लाते हैं। तो हमको कुछ जो है व्यापार को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और ज़्यादा तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसमें ताकि, मौलिकता ज़्यादा हो। हाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, व्यापार क्या है, एक तरह से बोलिएगा तो पानी का स्रोत जिसको हम बोलते हैं, वो हर जगह पर, जैसे हम लोग वाटर लेवल मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं, पॉन्ड, तालाब बनाते हैं, कुआं बनाते हैं, तो एक वाटर लेवल मेंटेन होता है। ठीक है। उसी तरह से कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में भी जब तक हम व्यापार नहीं गठित करेंगे तब तक वो डेवलप नहीं होगा। तो व्यापार बहुत ज़रूरी चीज़ है, व्यापार जो है वो मल्टीप्लाई होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो कहें परंपरा से जो व्यापार और व्यवसाय हो रहा है, उसमें जैसे एक पारंपरिक रूप से एक चेन सिस्टम काम करता है जी तो उस चेन सिस्टम को आज के तारीख में बताया जा रहा है कि उसमें खतरा है। जी क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है, जी तो वहाँ से हमें कौन सी ऐसी बातें मिल सकती हैं जो इस दिशा में कहें, या पारंपरिक रूप से जो व्यापार व्यवसाय हमारा हो रहा था उसमें उससे फ़ायदा होगा और उन चीज़ों का हम संरक्षण भी कर सकते हैं। देखिए, ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो रखी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो अपनी आय के लिए काम करता है, अपने फैमिली का जो खर्च है उसको निकालने के लिए काम करता है। तो अभी क्या हो गया है, जैसे अमेज़न आ गया, तो हमारा जो एक चेन था बीच में, जो इसको हम होलसेलर बोलते थे, रिटेलर बोलते थे, वो सारा चेन जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और मुख्यतः कहा जाए तो एक तरह से ग्राहक के लिए अभी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस ग्राहक का जो परचेजिंग पावर है वो भी कहीं ना कहीं उससे ही आ रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो जॉब है उसको बचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अ, हमने जो है कि जैसे रॉकेट का आविष्कार हो गया तो हमने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। ठीक है। बिल्कुल। हम चॉकलेट खाना शुरू कर दिए, लेकिन क्या हम मिठाई खरीदने नहीं जाते? अभी भी जाते हैं। और मिठाई जो है वो आप जनरली देखेंगे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं। दुकानदार हैं वो चलाते हैं। ठीक है। हर कोई जो है वो जो हल्दीराम और ये जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वैसा पैकेट प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो हम नॉर्मली ही दुकान से खरीदते हैं। तो वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो उसके पीछे के क्या जो सीक्रेट्स जिनको हम बोलते हैं वो क्या है, क्या वो उपयोग में लाते हैं, उनको हमको स्टडी करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है वो अपने व्यवसाय को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। हम मार्केट से आउट तभी होंगे जब हम चाहे हम जो है वो नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे, अपडेट नहीं करेंगे। नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे और साथ ही जो पारंपरिक रूप से जो अच्छी चीज़ें हैं जी उनको भी हाँ, तालमेल के उसको साथ आगे बढ़ाना होगा। संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोजगार से संबंधित चीज़ें हैं। अगर हम उनको संरक्षित नहीं करते हैं तो आज आज नहीं तो कल की डेट में जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, वो आएगी ही आएगी। क्योंकि परचेजिंग पावर अगर मार्केट में सबके पास होगा तभी तो किसी चीज़ का डिमांड जो है वो, सॉरी, किसी चीज़ का जो प्राइस है वो घटेगा। अगर परचेजिंग पावर सबके पास एक जैसा नहीं है तो जो है वो व्यापार में महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बड़ी अच्छी बात की आपने। और एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहते हैं, जो अभी एंटरप्रेन्योर शब्द बड़ा सुना जा रहा है इन जी चीज़ों को, और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ वो बेहतर करें। बहुत सारी खबरें भी ऐसे आती हैं कि वो नौकरी छोड़कर कुछ व्यवसाय में आए और जी बहुत अच्छा कर गए। जी तो जो पीढ़ी, जो युवा जी इस दिशा में आगे आ रहे हैं या आगे आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं उनको एज जो शोधकर्ता एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनको हमको उनमें क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जो नॉलेज है वो पास ऑन हो रही है। ठीक है। अब हम एक विषय ले लेते हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे में सुना है जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो इंटरप्रेन्योर हम उनको कहते हैं जो सक्सेसफुल।
तो ऐसा नहीं, एक प्रयास नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं जिसमें कुछ सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः उनको उन बातों पर ध्यान देना होगा जो नॉर्मल कॉमन बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ में आती है, जिनसे हम थोड़ा हटके रहते हैं। जैसा एक ओशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी मिथ की बात हम लोग कहते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो हमको डिस्प्लेस कर देंगे। ऐसी ठीक आम है, धारणा है। ऐसी आम धारणा है कि आप रोबोट्स बना दीजिए और लोग उसको लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट इस कंज्यूमर का जो मार्केट है उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तो वो टाइम जो है अगर उसको हम अच्छी तरह से कवर अप कर सकें तो ये जो आम धारणा जो है कि हम इन्वेंशन के लिए इंतज़ार करें, उससे बेटर है कि हम जो व्यापार है उसका तरीका थोड़ा और चेंज कर दें ताकि और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ उठता है, जैसे कि मान लेते हैं कि तकनीकी रूप से भी दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है। जी। 2-2.5 दशक में अगर हम देखें जी। तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। तो इस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में भी इसका तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है, और यहाँ पर किस दृष्टि से बदलने की ज़रूरत है हम लोगों को? देखिए, कस्टमर जो है वो बहुत धीरे चेंज होता है, ग्राहक जो है वो अचानक से कभी चेंज नहीं होता, जी बिल्कुल। ठीक है। मुझे खुद याद है कि मैंने जब अपना पहला स्मार्टफोन लिया था तो वो करीब 2013 की बात थी। तो उससे पहले भी स्मार्टफोन आ चुका था, ऐसा नहीं था कि टच वाला फ़ोन नहीं था, लेकिन कब लोगों के पास था। लोगों को लगता था कि बटन वाले मोबाइल से काम तो चल ही जाता है, काम चल रहा है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि हमें ये देखना होगा कि जो अपडेशन है वो कितना सहायक है, क्या उसमें सारे लोग मुड़ रहे हैं। जब सारे लोग मुड़ रहे हैं तो फिर हमको उसे नहीं, जैसे आज की तारीख में भी जैसे हाँ। हम बाज़ार जाते हैं तो हाँ। अब ऑनलाइन पेमेंट का जैसे विकल्प है, जिन दुकानों में नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो थोड़ा कटते हैं कि भाई यहाँ सुविधा नहीं है, कार्ड स्वाइप करने का नहीं है, फिर बार कोड हम स्कैन नहीं करा सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा बदलाव है, बड़ी तेज़ी से बदला है। तो यहाँ पर जैसे जो अभी व्यापार और व्यवसाय में है, तो उन्हें कितना बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अध्ययन इसमें क्या कहता है? देखिए, जो ग्राहक को हर जगह मिल रहा है, मतलब मेरा जो कॉम्पिटिटर कर रहा है वो तो किसी भी जो मार्केट में है वो ज़रूरी है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करें, ठीक है। बट तकनीक जो है वो व्यापार करने का तरीका है, व्यापार के जो मूल सिद्धांत हैं वो अभी भी वैसे ही है जैसे आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले थे। हम जो गलती जो बेसिकली होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर से या जो कोई नया स्टार्ट करने वाला है, मान लेते हैं हम नया कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एक दुकान मैंने खोल ली। अब मेरे को जैसे मैंने ये किताब की दुकान खोल ली, इसमें एक टैग सिस्टम, ठीक है, कि टैग से स्कैन किए पैसा, उसका कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा वो दुकान पहले कितना चल रहा है वो हमको देखना है, उसके बाद हम नई नई तकनीकों को जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द ईज ऑफ बिजनेस। वो तरीका है। पहले हमको मूल्य बातों का ध्यान देना है कि मेरे दुकान में वो किताबें होनी चाहिए जो सारे ग्राहक जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उस तरह की किताबें होनी चाहिए, नए लेखकों की किताबें होनी चाहिए, ठीक है। इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट लोगों का क्या है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास मतलब एक सामान सीमा के बाद ये हाँ, बात आती उसके है। बाद फिर हम तकनीक को अपनी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पारंपरिक व्यापारी हैं जो अमेजन का भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिटेल बिजनेस छोड़ रहे हैं, वो रिटेल बिजनेस को सेम उसी चेन में ले जा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर सामान चाहिए तो आप अमेजन से भी ले सकते हैं, तो वो आप जोड़ सकते हैं बट उसको मुख्य रूप से ना रखें। और चूँकि आप प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जी। अध्ययन अध्यापन के साथ गहरी दिलचस्पी है आपकी, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए अगर आप कुछ सलाह देना चाहें जो इस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, चूँकि आप एक अलग तरीके से चीज़ों को लेकर आए और शोध किया आपने, उसके बाद आप बुक के रूप में भी प्रकाशित हुआ, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ओशन स्टडी जैसी परंपरा जिसे कहें 2002 से शुरू हो चुकी थी, और आज के तारीख में भी वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। जी, मुख्य रूप से कहें तो देखिए, पाठ्यक्रम का जो सिलेबस जो डिज़ाइन
होता है वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यही कारण है कि एक तो अपडेशन जो है वो टाइम पर नहीं होता है, इस वजह से भी हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहूँगा, जैसा अपने जो छात्र हैं, चूँकि मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज़ मार्केट में आ रही हैं। आपके पास गूगल है, बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे ज़माने में शायद हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था एज लाइब्रेरी, ठीक है। तो आप उस पर बहुत सारे ऐसे गूगल बुक्स जिनको हम बोलते हैं बेसिकली, उसमें बहुत सारे किताबें जो हैं वो पुस्तक जो है वो उपलब्ध हैं, जिनसे आप नई नई जानकारियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना होगा कि हम अगर MBA या किसी तरह का कोई भी विकल्प जो है वो पढ़ाई के लिए चुन रहे हैं, तो उसका एक वास्तविक महत्व है। हम एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, हम इंजीनियर्स सप्लाई करते हैं मार्केट में, हम डॉक्टर्स सप्लाई करते हैं, हम टीचर्स सप्लाई करते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। बाईजूस नाम की कंपनी आपने सुनी होगी, उसमें क्या है कि एक टीचर हम बना करके आपको दिए, आपने उस टीचर को यूज़ किया, ठीक है, तो वो एक तरह का रिसोर्स हो गया। तो उसी तरह से छात्रों को ये भी देखना होगा कि जो रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविकता है, उससे अगर हम जोड़ करके चीज़ों को देखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, पाठ्यक्रम से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जी। वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस बातचीत जो हमारा सुन रहे हैं, जी। उससे हमारे दर्शकों को फ़ायदा होगा। ओशन स्ट्रेटजी के बारे में आज जानकारी हासिल की होंगे, रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या है इस बारे में उन्हें आज जानकारी मिली होगी। सौरभ जी, आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।